सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जो कि काफ़ी जाने मानी हस्ती रहते हैं। काफ़ी लोग उन्हें सम्मान की नज़रों से देखते थे, लेकिन एक दिन वह घर से अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर लोग उनकी तलाश में निकलते हैं। लेकिन एक दिन उनकी टुकड़ों में लाश बरामद होती है और फिर जब पुलिस जांच पड़ताल कर हकीकत तक पहुंचती है, तो जो हकीकत सामने निकल कर आती है वो बेहद ही हैरान कर देने वाली और बेहद ही खौफनाक होती है। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के देहरादून की। उत्तराखंड के देहरादून में एक जगह लगती है पीठावाला। पीठावाला के ही क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज में एक प्रधानाध्यापक काफ़ी चर्चित रहते हैं। जब अपने समय काल में वो प्रधानाध्यापक रहते हैं तो लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, कद्र करते थे। बेहद ही ईमानदार और शरीफ किस्म के इंसान, जिनका नाम रहता है श्यामलाल। लोग प्यार से उन्हें गुरुजी भी बुलाते थे। धीरे धीरे अब उम्र ढलती गई, अब वो रिटायर्ड हो जाते हैं। फिर भी लोग उन्हें गुरुजी के नाम से ही बुलाते थे। रिटायर्ड होने के बाद अब एक एनजीओ खोलते हैं और एनजीओ चलाने लगते हैं। बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे लड़कों को उस एनजीओ में काम देते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब साल 2025 आ जाता है। साल 2025 को उनकी मात्र एक बेटी रहती है जो शादीशुदा रहती है और बाहर रहती थी। इधर श्यामलाल की उम्र 80 साल हो जाती है, लेकिन देखने में भी अभी फिट फाट थे बिल्कुल। और इधर उनकी बेटी कई बार उन्हें फ़ोन कर रही थी, लेकिन जब पिताजी का कुछ पता नहीं चलता है तो साथियों, उनकी बेटी जिसका नाम निधि रहता है, निधि घर आती है। घर आती है तो देखती है ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर पुलिस वालों के पास जाती है और जाकर उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराती है। अब इधर पुलिस आती है, घर का ताला तोड़ती है और फिर अंदर जाती है तो घर में सीसीटीवी फुटेज लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस खंगालती है तो वो देखती है कि श्यामलाल उस गुरुजी बाइक से कहीं 2-3 दिन पहले जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो घर नहीं आए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपना कदम और आगे बढ़ाती है। जब पुलिस और आगे बढ़ती है तो वहाँ से कुछ दूरी पर एक चौराहा लगता है। अब उस चौराहे के पास जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज देखती है तो पता चलता है कि एक कॉलोनी के तरफ गुरुजी अपनी बाइक से जा रहे हैं। लेकिन जब पुलिस उस कॉलोनी की तरफ बढ़ती है तो अचानक से पुलिस देखती है कि एक घर जिसमें वो जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन आते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि जिस घर में गुरुजी गए थे वापस नहीं लौटे। अब पुलिस पता करती है कि ये घर किसका है तो पता चलता है कि एक हिमांशु नामक व्यक्ति जो हरिद्वार का रहने वाला है और उसकी पत्नी गीता का है। अब पुलिस वाले जब गीता और हिमांशु की तलाश करते हैं तो कहीं उनका पता नहीं चलता है। इधर पता चलता है कि गीता उनके ही एनजीओ में काम करती थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि गीता का जो मायका है, यानी कि माता पिता का घर है, वह सहारनपुर में है। अब पुलिस उसे पकड़ने के लिए, श्यामलाल का पता लगाने के लिए पहुंचती है सहारनपुर। सहारनपुर पहुंचती है तो उसके जीजा और उसका एक भाई दोनों वहीं मौजूद रहते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर पूछताछ करने लगती है बहन के बारे में, गीता के बारे में। तो वो कुछ बोलने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन पुलिस को कहीं से कुछ शक होता है। पुलिस अब उन दोनों को गिरफ्तार कर जब थाने ले जाती है और वहाँ अपने तरीके से पूछताछ करती है। करीब 9 फरवरी को, जब 19 फरवरी को पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और फिर श्यामलाल के बारे में बताते हैं। श्यामलाल
का कत्ल हो चुका था, उनके टुकड़े हो चुके थे। 20 फरवरी को पुलिस उन्हें लेकर जाती है और एक नदी पड़ती है सहारनपुर में, शाखना नदी में उनकी श्यामलाल के टुकड़े बरामद होते हैं, यानी कि लाश के टुकड़े भी कर दिए गए थे। पुलिस टुकड़े बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर दोनों से पूछताछ करती है तो एक ऐसी हकीकत निकल कर आती है जिसके बारे में सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल साथियों, श्यामलाल जी रिटायर्ड होने के बाद एक एनजीओ खोलते हैं और जब एनजीओ खोलते हैं तो एक लड़की जो कि बेहद खूबसूरत रहती है, जिसका नाम गीता रहता है, गीता उनके एनजीओ में काम करने लगती है। इधर श्यामलाल के पास पैसों की कमी नहीं थी, बहुत सारा पैसा था, बेटी की शादी उन्होंने कर दी थी, सब कुछ अच्छे से गुजर बसर चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब एनजीओ में गीता और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। गीता और श्यामलाल अब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंधों तक का सिलसिला बना बैठते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध अब दोनों के बीच 80 साल का बुजुर्ग श्यामलाल प्रधानाचार्य जी और गीता के बीच बनने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, तभी गीता के घर वाले गीता की शादी किसी और व्यक्ति से कर देते हैं। अब इधर गीता अपने पति के साथ बेहद खुश थी, सब कुछ सही चल रहा था, 3 साल की बेटी भी हो जाती है और चोरी छुपे श्यामलाल से मिलती भी थी, एनजीओ में भी जाती थी। लेकिन एक दिन उसके पति को शक हो जाता है। उसका पति सोचता है कि ये 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति गीता के साथ बार बार मिलता है, आता जाता है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब कहीं से उसे भनक लगती है कि श्यामलाल उस गुरुजी से गीता का शारीरिक संबंध है, दोनों नाजायज रिश्ते में हैं। अब इधर गीता को अच्छा खासा पैसा मिल रहा था और उसका पति परेशान था। अब एक दिन उसका पति जब दोनों को, गीता और श्यामलाल की हकीकत को अच्छी तरह से जान जाता है तो फिर गीता से अब नोकझोंक करने लगता है। अब वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। गीता सारी हकीकत अपने पति को बता देती है। अब इधर पति जब सारी हकीकत जान जाता है, पति पैसे से उतना मजबूत नहीं था। गीता अब अपने पति को छोड़ देती है और फिर कुछ दिन अपने ससुराल रहती है, यानी कि माँ के पास रहती है, मायके, और फिर ससुराल वालों को छोड़कर अब फिर से श्यामलाल के कॉलोनी में रहने लगती है। अब उसकी 3 साल की बिटिया और गीता का खर्च श्यामलाल उठाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब एक दिन उसकी मुलाकात होती है गीता की एक लड़का हिमांशु, जो एमबीबीएस की देहरादून से तैयारी कर रहा था। अब इधर हिमांशु से उसकी मुलाकात होती है तो हिमांशु से वो बताती है कि उसकी 3 साल की बेटी भी है। अब हिमांशु उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। इधर गीता भी एक अपने पति के तलाश में थी ताकि कोई जिंदगी भर उसका साथ दे सके। अब इधर श्यामलाल बूढ़े हो चुके थे और गीता अब हिमांशु से शारीरिक संबंध बनाने लगती है, बेपनाह प्यार करने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन हिमांशु के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। जो भी पैसे रुपए आते थे उससे हिमांशु अपने पढ़ाई लिखाई ही कर पाता था। अब गीता का भी खर्च नहीं उठा पा रहा था। लेकिन अब कहते हैं बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रही थी गीता। अब गीता हिमांशु से शादी का ऑफर देती है। अब इधर हिमांशु शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर गीता से शादी कर लेता है एक मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। और इधर श्यामलाल जी दोनों को आशीर्वाद भी देते हैं। शादी करने के बाद अब हिमांशु अपने पत्नी गीता के साथ उसी कॉलोनी मोहल्ले में रहने लगता है। इधर 3 साल की बिटिया भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। साल 2024 में हिमांशु गीता से शादी करता है और फिर दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने लगता है। इधर श्यामलाल को भी कोई आपत्ति नहीं थी। गीता एनजीओ के बहाने श्यामलाल के पास जाती थी, उनके साथ अतरंग खेल खेलती थी और फिर धीरे धीरे श्यामलाल के जो पैसे थे उसे अपने खाते में जमा करा रही थी। धीरे धीरे उनके पैसों को इकट्ठा कर रही थी। अब श्यामलाल कई लाख रुपए तक गीता को दे देते हैं और गीता के साथ संबंधों में बने रहते हैं। समय बीतता रहता है। एक दिन गीता के दूसरे पति यानी कि उसका जो प्रेमी रहता है
हिमांशु उसे पता चल जाता है कि गीता का श्यामलाल के साथ नाजायज संबंध है, लेकिन श्यामलाल के पास बहुत पैसे हैं। हिमांशु सोचता है कि अगर अपनी पत्नी से नाराज हो गया तो फिर उसके पढ़ाई लिखाई के खर्च कहाँ से आएंगे। क्यों ना गीता जो कर रही है करने दिया जाए, उसे रोका ना जाए, क्योंकि अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। श्यामलाल से गीता अच्छे खासे पैसे ऐंठ रही थी और इधर अच्छी खासी जिंदगी हिमांशु की भी कट रही थी। अब वो मना नहीं करता है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, गीता भी खुश थी, हिमांशु भी खुश था, श्यामलाल भी खुश थे। लेकिन साथियों, एक दिन हिमांशु गीता से कहता है कि मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता है कि तुम्हारा श्यामलाल से रिश्ता है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा अपना जीवन है। गीता बहुत खुश होती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हिमांशु और गीता दोनों मिलकर श्यामलाल के पैसे के पीछे पड़ जाते हैं और धीरे धीरे अपने जिस्म को दिखाकर गीता सारे पैसे श्यामलाल से इकट्ठे करने लगती है। इधर श्यामलाल के पास काफ़ी संपत्ति थी। श्यामलाल भी धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति को गीता को देते गए। एक दिन गीता कुछ और पैसे मांगती है तो श्यामलाल उसे मना कर देते हैं। गीता सोचती है कि अब इस तरह काम नहीं बनेगा। साथियों, फिर वो अपने पति से बातचीत करती है, हिमांशु से बातचीत करती है, तो हिमांशु उसे एक राय देता है। फिर अगले दिन वह श्यामलाल के पास जाती है और उसके कमरे में जाती है। फिर दोनों जैसे ही आपत्तिजनक स्थिति में आते हैं, गीता और श्यामलाल, तभी श्यामलाल की नज़र कमरे में लगे एक कैमरे पर जाती है। वहाँ एक कैमरा छुपाया गया हुआ था। गीता ने वहाँ एक कैमरा छुपा रखा था और उसमें आपत्तिजनक तस्वीरें कैद हो रही थी। जैसे ही श्यामलाल देखते हैं, वह फौरन उठ जाते हैं, कपड़े पहनते हैं और कहते हैं, देखो तुम मेरे साथ सही नहीं कर रही हो, तुम मेरे साथ बिताए हुए पलों को कैमरे में कैद कर रही हो, सामने कैमरा तुमने छुपा रखा है। अब इधर गीता उन्हें समझाने की कोशिश करती कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब वो हकीकत जान जाते हैं तो गीता कहती है कि इस कैमरे में सब कुछ कैद हो चुका है, अब आप मुझे 5 से 10 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी और लोगों को दिखाऊंगी। फिर सोचिए, आप एक रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपकी क्या छवि रहेगी समाज में, और आप इतने बुजुर्ग हैं। श्यामलाल परेशान हो जाते हैं और तभी हाथापाई करने लगते हैं गीता से, सोचते हैं कि किसी तरह से वह कैमरा उनके हाथ लग जाए। लेकिन तभी गीता फोन कर देती है अपने प्रेमी हिमांशु को। इधर हिमांशु भी पहुंचता है और पहुंचने के बाद दोनों मिलकर हाथापाई करते हैं श्यामलाल से। अब श्यामलाल बूढ़े हो चुके थे, उनके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वह दो दो लोगों से लड़ सकें। अंततः वह हार जाते हैं और फिर दोनों मिलकर श्यामलाल का गला दबा देते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और कई जगह खून के निशान भी रहते हैं, यानी कि शरीर पे मारा पीटा भी गया था, चोट के निशान भी थे। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी दोनों प्लान बनाते हैं और हिमांशु गीता से कहता है कि देखो, आज इनकी बॉडी को ठिकाने हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनका खून ताज़ा है। एक दिन इन्हें इसी कमरे में रहने दो, जब खून इनका सूख जाएगा तो फिर हम लोग इन्हें टुकड़ों में करके बाहर ले जाएंगे और बॉडी को ठिकाने लगा देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब इधर बॉडी के अगले दिन, मरने के अगले दिन, बॉडी के हिमांशु टुकड़े करता है, टुकड़े टुकड़े कर एक बैग में पैक करता है और फिर गीता से कहता है कि एक काम करो, तुम चलो यहाँ से, अब भाग चलते हैं। अपने कमरे का दोनों दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर दोनों बैग को लेकर जयपुर, यानी कि राजस्थान भी जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और घूमते हुए, यानी कि आज से 24 दिन पहले लगभग उनका कत्ल हुआ था और 2 तारीख को उनकी बेटी को पता चलता है तो वह शिकायत दर्ज कराती है। और फिर पुलिस को जब सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर कातिल कौन है, कातिल का जब पता चल जाता है तो पुलिस 50,000 रुपये का इनाम घोषित करती है गीता और हिमांशु पर। लेकिन दोनों पकड़ में नहीं आ रहे थे। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। सहारनपुर जाती है, सहारनपुर भी दोनों नहीं मिलते हैं और इधर दोनों मिलकर अपने भाई और जीजा के साथ गीता मिलकर बॉडी को सहारनपुर के पास एक नदी में फेंकवा देती है
और फिर वहाँ से दोनों प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई चारों तरफ भटक रहे थे, पुलिस से छिप रहे थे। शायद उन्हें पता चल चुका था कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इधर पुलिस जब जीजा और भाई को गिरफ्तार करती है तो साथियों, गिरफ्तार करने के बाद अब दोनों से पूछताछ करती है, फिर कहीं से लोकेशन मिलती है और फिर दोनों को गिरफ्तार पुलिस कर लेती है। और गिरफ्तार करती है पुलिस, पूछताछ करती है कि आखिर तुमने इस बुजुर्ग व्यक्ति का कत्ल क्यों किया। तो बताती है कि मेरी पोल खुल चुकी थी, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड था। हमने सोचा कि ब्लैकमेल कर हजारों लाखों रुपए श्यामलाल गुरुजी से ऐंठने को मिलेगा। और हिमांशु से जब पुलिस पूछती है कि आपको तो सब कुछ पता था अपनी पत्नी के बारे में, फिर आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता मुझे पैसे की ज़रूरत थी, पैसे की लत लग चुकी थी। तो हमने नया तरकीब अपनाया कि कैमरे में उनकी अश्लील वीडियो, आपत्तिजनक तस्वीरें कैद कर उन्हें जलील किया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा और फिर श्यामलाल से अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। लेकिन करनी कुछ थी, होनी कुछ थी। इधर हिमांशु और गीता अपने ही जाल में, बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं और साथ में अपने भाई और जीजा को भी फंसा देते हैं। और पुलिस अब चारों को गिरफ्तार करती है और फिर कोर्ट में पेश करती है और फिर जेल भेज देती है। अब 24 दिन बाद इस केस का खुलासा होता है। पुलिस दिन रात लगी रहती है, खुलासा होता है और फिर उधर बेटी निधि इंतजार कर रही थी कि आखिर उनके पिता कहाँ गए, उनका कातिल कौन है। सब निधि को पता चलता है कि उनके पिताजी का कत्ल कर दिया गया, वो भी बेरहमी से। उनके ही एनजीओ की काम करने वाली एक लड़की गीता ने अपने दूसरे पति के साथ मिलकर कत्ल कर दिया है। तो उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, वो भी हैरान रह जाती है। और फिर इधर चारों को जेल भेज दिया जाता है। और जब यह खबर मीडिया, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग सोचकर हैरान थे कि अगर श्यामलाल एनजीओ में काम करने वाली गीता के नज़दीक नहीं आते 80 साल की उम्र में, तो शायद उनका बुढ़ापा, जो बचा हुआ जीवन था, वो अच्छे से गुजरता और फिर इत्मीनान से उन्हें मौत भी मिलती, प्राण भी निकलते। लेकिन कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है। अब इधर गीता उनकी बोटी बोटी करवा देती है और फिर पैसे लेकर फरार हो जाती है। लेकिन लोगों को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि गीता ऐसा भी कर सकती है। खुद तो गई ही, 4-4 लोगों को लेकर गई, अपनी बेटी की जिंदगी को भी बर्बाद करके गई। अब उनकी बिटिया 3 साल की, अब वो अपने मामा मामी के साथ इस समय ननिहाल में है। और इधर चारों इश्क, प्यार और पैसे के खातिर कत्ल कर जेल में सलाखों के पीछे हैं। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है और अपना नाम लेने की अपील भी की है, जिनमें मुनव्वर राणा है, या मुंबई से हमारी कहानी को देखते हैं। सलमान भाई हैं, ये उत्तर प्रदेश मऊ जिले से हमारी कहानी को देखते हैं। सोहनलाल सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान से हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं और प्यारा प्यारा कमेंट भी करते हैं। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हैं। केएम राय जी हैं, या बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू कश्मीर से हमारी कहानी को देखते हैं, यानी कि हमारे देश के जवान भी हमारी कहानी को देखते हैं और अपना कमेंट भी करते हैं और अपना उत्साह भी बढ़ाते हैं। तो साथियों, आप लोग भी उत्साह बढ़ाते रहिए, मनोबल मेरा बढ़ाते रहिए। इस कहानी को प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए और शेयर भी करिए, सपोर्ट भी करिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।